नमस्कार, मैं लव बैरागी। नमस्कार, मैं कुश बैरागी। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं लव कुश की पाठशाला में। तो कुश, ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं? विषय से पहले एक बात मैं आप सभी को बताता हूँ। टीम इंडिया के विराट कोहली ने जब जब शतक लगाई है, हम सभी ने तालियां बजाई हैं। हाल ही में इंडिया ने भी एक शतक लगाई है, लेकिन हम में से किसी ने तालियां नहीं बजाई है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं किस शतक की बात कर रहा हूँ? जरा देखिए। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल और डीजल के दाम आज खुद कह रहे हैं कि हम आसमान की ऊंचाइयों में ऊपर, बहुत ऊपर है, जहां चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा है, कोहरा ही कोहरा है। अरे भैया, हैरानी की बात तो तब हो गई जब एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज करते समय रिंग की जगह पर पेट्रोल का डब्बा दे दिया। आप देख पा रहे हैं पेट्रोल का मुद्दा कितना बढ़ते जा रहा है। तो आखिर ये पेट्रोल का मुद्दा है ही क्या? यह मुद्दा है 6 दिन के वादों का। यह मुद्दा है आम आदमी की जेब कट जाने का। यह मुद्दा है सरकार की नाकामयाबी को मजबूरी का नाम देने का। यह मुद्दा है पेट्रोल और डीजल की महंगाई का। आजकल की परिस्थिति को देख के तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर हो केरोसिन, सभी के सभी बनते हैं पेट्रोलियम से। हजारों लाखों बरस पहले वो समुद्री जीव, वनस्पतियां जो दफन हो गए धरती के अंदर, उन पर ताप और दाब के प्रभाव से बना एक गाढ़े काले रंग का पदार्थ जिसे कहा जाता है पेट्रोलियम, या सामान्य भाषा में कच्चा तेल। पर एक मजे की बात बताऊं, यह एक दिन में नहीं बनता, इसको बनने में लगते हैं हजारों लाखों बरस। और दूसरी मजे की बात, यह पूरी पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पाया जाता। कुछ एक जगह पर इसके भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यहीं से निकल के आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्यों कि भारत के पास यदि इसके कम क्षेत्र होंगे, कम भंडार होंगे, तो हम किसी और पर आश्रित होंगे, किसी और देश पर निर्भर होंगे कि भैया हमें थोड़ा सा कच्चा तेल दे दो, हमें अपनी गाड़ियां चलाना है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तभी यहां से प्रारंभ होती है पेट्रोल और डीजल की महंगाई की गुत्थी, जिसे लव कुश की पाठशाला में आज हमें सुलझाना है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई का कारण जानने जब हम पूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में जाते हैं, तो आइए सुनते हैं वो क्या जवाब देते हैं। देखिए, निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का प्रधान रीजन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बताया। तो आइए पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की डायनामिक्स को समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत में पेट्रोल की कीमत को कैसे प्रभावित करता है, और उसके भी पहले एक श्रृंखला को जानते हैं कि भैया एक आम आदमी के पास में जो पेट्रोल पहुंचता है वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है, उस पर कौन कौन सा पैसा ऐड होता है जब जाके पेट्रोल महंगा हो जाता है। देखिए, हम सभी जान रहे होते हैं कि भारत के पास में पेट्रोलियम के पर्याप्त भंडार नहीं है। यदि भारत को उसकी आवश्यकता है तो भारत को डिपेंड रहना पड़ेगा विदेश के उन देशों पे जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। भारत की वे संस्थाएं जो विदेश के साथ में समझौता करने के बाद में क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम पदार्थ को देश में मंगवाती है, उसी कंपनीज को, उसी संस्थाओं कहा जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ओएमसी। ये ओएमसी समझौता करेंगे किसी दूसरे देश के साथ में जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। जब भी इनसे बात करेंगे भैया, ये बोलेगा कि भारत के देश को पेट्रोलियम की आवश्यकता है, तो ये पूछेंगे अच्छा ठीक है, हम सप्लाइंग करेंगे ना, हम काम ही इसलिए करते हैं ताकि आप जैसे देश को हम सप्लाई कर सके पेट्रोलियम पदार्थ की। तो अब ये पूछते हैं भैया आपको कितना चाहिए, मतलब देश में आप कितना खपत कर पाओगे, कितना पेट्रोलियम चाहिए हमको बताएं। तो यहां पर एक शब्द निकल के आता है, वो होता है बैरल। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, केले को दर्जन में नापते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब लेन देन होता है कच्चे तेल का या क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम पदार्थ का, तो उसको मापा जाता है बैरल में। बैरल का साधारण
साधारण सा मतलब यहाँ पर होता है, ये जो टंकी आपको दिख रही है काले कलर की, वो जब हमने बैरल को लीटर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास में एक नंबर निकल के आता है कि भैया एक बैरल के अंतर्गत 159 लीटर्स क्रूड ऑयल हमको मिल रहा होता है। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, एक बात ये भी देखना पड़ेगी, जब हम विदेश से कुछ ना कुछ चीज इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ रुपया भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, या चाहे वो रुपये के रूप में हो चाहे डॉलर के रूप में हो। तो यहां पर देखिएगा कि एक बैरल को क्रूड ऑयल को खरीदते समय हमको जितनी कॉस्ट चुकानी पड़ती है उसी को कहा जाता है ग्लोबल कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। जब हमने विदेश को उसकी कॉस्ट दे दी, अर्थात ग्लोबल कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल तय हो गया, उसके बाद में वह ऑयल शिपिंग के माध्यम से भारत में आने लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी तेल शिप के माध्यम से हमारे देश में आ रहा है तो उसकी परिवहन लागत लगेगी ना, और यही कॉस्ट को अर्थात फ्रीट कॉस्ट को उसी ग्लोबल कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है और पेट्रोल या क्रूड ऑयल पहले से थोड़ा सा महंगा हो जाता है। अब जैसे ये क्रूड ऑयल कहां पर पहुंचता है, भारत के पोर्ट पे पहुंचता है, तो उस पर लगती है पोर्ट फीस, इसके ऊपर लगता है इंश्योरेंस चार्ज, जिससे पेट्रोलियम की कीमत और भी महंगी होने लगती है। इसके बाद में एक और चीज देखिएगा, जैसे ही भारत के अंतर्गत ये क्रूड ऑयल प्रवेश करता है तो भारत की सरकार आयात पे शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी भी लेने लगती है। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और महंगा होने लगता है। एक कॉन्सेप्ट यहां पर हमको क्लियर रखना है कि हमने जो विदेश से मंगवाया है वो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो डीजल या पेट्रोल नहीं है। बात समझिएगा। अब ये जो ओएमसी है, कस्टम ड्यूटी लगने के बाद में उस क्रूड ऑयल को कहां पर ले जाती है, रिफाइनरी में ले जाती है, जहां पर उसका प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा संशोधन किया जाता है। जैसे ही इस विधि के अंतर्गत कच्चे तेल को डाला जाता है और उसकी प्रक्रियाएं चलती है, उस पर ताप डाला जाता है और इस विधि के बाद में ही रिफाइनरी से निकलता है हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या वो बहुत सारे अवशेष पदार्थ जिसे आपने डामर के रूप में सुना होगा, जिससे रोड बनते आपने देखा होगा। बात समझ पा रहे हैं? कच्चे तेल को हमने मंगवाया है, लेकिन भारत की ही रिफाइनरी से क्या बना है, पेट्रोल और डीजल बना है। उस पेट्रोल और डीजल को बनने में जितना पैसा लगा रिफाइनरी में, उस कॉस्ट को ऐड कर दिया जाता है जो अभी तक ग्लोबल कॉस्ट चली आ रही थी। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसके बाद में जो चेन होती है, अब ये रिफाइनरी से जाता है हमारे पेट्रोल पंप्स पे, क्योंकि पेट्रोल पंप भी एक काम कर रहे हैं, वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो पेट्रोल और डीजल को बेचने के लिए अभी तक जितना कीमत तय की गई थी उसमें डीलर के कमीशन को भी ऐड कर दिया जाता है, और डीलर कमीशन के बाद में यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने टैक्स को ऐड करती है, और टैक्स करने के बाद में जो कीमत निर्धारण होती है डीजल और पेट्रोल की, उसी के बाद में किसी भी आम व्यक्ति को मिलता है डीजल या पेट्रोल। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण कैसे कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को क्या हम समझ पाएंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक सिद्धांत काम कर रहा होता है जिसे कहा जाता है मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, जिसे एडम स्मिथ ने अपनी बुक में अदृश्य हाथ या बाजार शक्तियों की संज्ञा दी है। ये क्या होती है, मांग और आपूर्ति? अगर मैं आपको मांग और आपूर्ति का एक सिद्धांत समझाऊं तो उसका साधारण सा मतलब ये है कि भैया जब जब मार्केट के अंदर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, यदा यदा ही किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, तो साथ ही साथ उस वस्तु की कीमत भी बढ़ने लगती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मोदी जी एक दिन सोचते हैं रात में 12 बजे कि मैंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, तो क्यों ना एक काम करता हूं, मैं आज रात में सबके अकाउंट में 15-15 लाख डाल देता हूं। अच्छा, सारे लोग जो रहते हैं ना, वो सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल चेक करते हैं, अकाउंट बैलेंस देखते हैं, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए। तो अभी तक देखिए, सारे लोग पैसे की कमी के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, आईफोन नहीं खरीद पा रहे थे, तो सारे लोग क्या करते हैं, अगले दिन जाते हैं कहां पर, एप्पल स्टोर में, और एप्पल स्टोर पे जाके कहते हैं कि भैया हमारे पास में पैसा है, हमको एप्पल का आईफोन खरीदना है। अच्छा, एप्पल वाले स्टोर के पास में उतना प्रोडक्शन नहीं था, उतनी सप्लाई नहीं थी, उतने प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन जैसे ही सारे लोग की भीड़ लग गई कि हमको भी आईफोन चाहिए, हमको भी आईफोन चाहिए, अब ये एप्पल वाले क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा पैसा इस फोन के लिए उनको देगा, ये फोन अब उसको मिलेगा। क्या एक बात को आप समझ पा रहे हैं कि जब लोगों की मांग बढ़ गई तो साथ ही साथ वस्तु की कीमत भी बढ़ने लगी है। यही काम अंतरराष्ट्रीय बाजार में चलता है। कुछ इस प्रकार का नियम ही सप्लाई पे भी लागू होता है, आपूर्ति पे भी लागू होता है। एक बात यहां पर समझिएगा, जब भी वस्तु की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाएगी तब तक वस्तु की कीमत नीचे होने लगेगी। जैसे एक बार क्या होता है एक जगह पर कि एक किसान प्याज का उत्पादन करना प्रारंभ करता है, प्याज को बो देता है, तो उसका देखिए उस सब आसपास के सारे किसान भी प्याज का उत्पादन करने लगते हैं। अच्छा, पहले मार्केट में सिर्फ एक ही व्यक्ति प्याज का उत्पादन करता था तो उसकी कीमत ठीक ठाक मार्केट में रहती थी, लेकिन जैसे ही देखा गया कि सारे किसान प्याज का उत्पादन कर रहे हैं और आपूर्ति मार्केट में प्याज की बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ध्यान
ध्यान रखिएगा, इसके कारण से सप्लाई बढ़ जाने से, प्याज ज़्यादा उत्पादित हो जाने से अब प्याज की कीमत कम होने लगेगी, प्याज की कीमत घटने लगेगी। और यही मांग आपूर्ति के सिद्धांत अब कहां पर लागू हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के ऊपर भी लागू होने लगेंगे। हम सभी ने देखा है कि भैया भारत के पास में इतने पर्याप्त भंडार नहीं है कच्चे तेल को उत्पादित करने के लिए, लेकिन जिन देशों के पास में पर्याप्त भंडार है और जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, उनमें से कई देशों ने मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक देश। इसके बारे में आपको यूपीएससी और एमपीएससी में क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। अच्छा, ये ओपेक देश क्या करते हैं? अपनी कार्य प्रणाली से, अपनी आपूर्ति प्रणाली से कच्चे तेल की कीमत को निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कैसे? जब जब ऐसा होगा कि विश्व मार्केट में कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो जाएगी, तो उसका सजग एक परिणाम होगा कि कच्चे तेल की आपूर्ति कम होने से उसकी कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। जब जब भी विश्व में कच्चे तेल की कीमत कम हो जाएगी, तब तब इन ओपेक देशों को नुकसान होने लगेगा भैया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी है, जो रोटी पानी खर्चा है, वो सिर्फ तेल के कारण चल रहा है। और पूरे विश्व की आपूर्ति श्रृंखला में ओपेक देशों का लगभग एक्सपोर्टिंग शेयर 73% का है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एक कार्टेल के रूप में, ग्रुप के समूह के रूप में काम करना स्टार्ट कर देंगे और ओपेक के जो देश है ना, आपस में बात करेंगे, एक काम करते भैया, अपन मिलके जो अभी विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, तो अपन एक काम करते हैं कि सप्लाई करना कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? मार्केट में क्रूड ऑयल की आपूर्ति, सप्लाई कम होने लगेगी, जिसका परिणाम होगा कि कच्चे तेल की कीमत अपने आप बढ़ने लगेगी। और जैसे ही कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, वैसे ही ओपेक देश को फायदा होने लगेगा। कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो ओपेक देश में शामिल नहीं है। उन्होंने अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लिया है, उसी को कहा जाता है ओपेक प्लस कंट्रीज। जब हम देखते हैं कि ओपेक देशों का समूह का नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा होता है, वहीं ओपेक प्लस का नेतृत्व रशिया कर रहा होता है। एक चीज देखेंगे, जिस प्रकार से भारत में एक काम हुआ था, जब मोबाइल डेटा बहुत ज्यादा महंगा हम लोग को मिला करता था, तो एक घटना होती है, रिलायंस जियो बहुत ही सस्ती दरों पर हमको मोबाइल का डेटा प्रोवाइड कराने लगता है। जैसे ही रिलायंस जियो ने बहुत कम अपनी चार्जेस कर दी मोबाइल डेटा के, वैसे एयरटेल वाले सोचते हैं यार ये तो हमारे मार्केट को निपटा देगा, जियो वाला तो हमारे मार्केट को कवर कर जाएगा, सारे कस्टमर तो एयरटेल को छोड़ के जियो के पास भाग रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? प्राइस वॉर छिड़ जाता है। जियो को कॉम्पीट करने के लिए अब एयरटेल भी अपना दाम गिरा देता है और मार्केट में देखने मिलता है हमको कि मोबाइल डेटा की कीमत अंततः कम हो जाती है। सेम टू सेम ऐसा यहां पर भी होता है, जब ओपेक देश मार्केट कवर करने के लिए क्रूड ऑयल का दाम गिरा देते हैं और वैश्विक बाजार में सबको बेचने लगते हैं। अगर कोई देश ऐसा है जैसे भारत है, अगर वो उसे ओपेक देश महंगा कच्चा तेल बेचेगा और ये सस्ता बेचेगा, तो सारे लोग कहां जाएंगे? सस्ते वाले के पास जाएंगे। जैसे हम पहले जियो के पास जा रहे थे, और जब ये मार्केट को कवर करने लगा, तो इसको कंपटीशन देने के लिए अब ओपेक देश भी क्या करेंगे? अपने कच्चे तेल की कीमत को सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अंततः इस प्राइस वॉर से क्या होगा? मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने पेट्रोलियम के दाम को समझने के लिए मांग और आपूर्ति के नियम को तो समझा, मगर मांग और आपूर्ति को निर्धारित करने का, उस पर और प्रभाव डालेंगे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एक अनएक्सपेक्टेड रीजन का नाम लिखा हुआ है, चक्रवात। अगर जिस फैक्ट्री में पेट्रोल बन रहा है, उत्पादित हो रहा है, अगर वहां पर तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ जाए, तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई बाधित होगी। आपने यूएसए का नाम सुना होगा और मेक्सिको की खाड़ी का नाम सुना होगा। तो मेक्सिको की खाड़ी में हरिकेन कटरीना नाम का एक चक्रवात आता है। भैया दूसरा कटरीना मत समझना, ये अभिनेत्री हैं, ये चक्रवात है। वो बात अलग है कि इन्हें भी अभी विक्की कौशल के जीवन में तूफान मचा के रखा है। मैडम हाउस ऑफ जोश थोड़ा कम करवा दो, पेट्रोल के दाम छोड़ो। हाँ, तो चक्रवात का मामला क्या होता है? यह चक्रवात जैसे ही आया, इसने वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी, ऑयल प्रोडक्शन की जो कंपनीज थी, भंग कर दी, सब ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त हो गया तो सप्लाई बाधित हुई, और सप्लाई कम होती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो ये वाला एक पॉइंट समझ में आ गया। और क्या कारण हो सकते हैं मांग और आपूर्ति को निर्धारित करने में? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो मांग और आपूर्ति के नियमों को प्रभावित करने वाला एक कारण जियोपॉलिटिक्स भी होता है। जियोपॉलिटिक्स भी क्या होता है? जब दो देशों के बीच में संबंध, भले वो प्रेम के हों, तनाव के हों, फिर भले वो लड़ाई झगड़े वाले हों, युद्ध वाले हों, अगर वो संबंध पूरे उस क्षेत्र पर प्रभाव डालने लगे कैसे भी रूप में, किसी भी विषय पर, किसी भी फैक्टर पे, तो उस अवधारणा को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, दो देशों के नाम आपके सामने रखा हुआ है, एक सऊदी अरब और एक यमन। अगर 2019 के अगर आप पेपर छानोगे तो आपको पता चलेगा कि यमन में पाए जाने वाले ये हाउती विद्रोहियों ने ड्रोन का हमला किया सऊदी अरब की कंपनी अरेमको पर।
समझदा एक चीज बता रहा हूं, जियो पॉलिटिक्स से रिलेशन है, इसीलिए कि ये हाउती विद्रोहियों का समर्थन करता है ईरान, और ईरान और सऊदी अरब इस वाली जगह पर दोनों दुश्मन देश हैं, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। जैसे अपना एक वो है ना बच्चा जिसको अपन बोलते हैं पाकिस्तान नाम का, दुनिया में कोई भी बोले हमको भारत को बर्बाद करना ही आ जाते, हम भी करेंगे हम भी करेंगे हम भी करेंगे। ये क्या बोलते हैं, देख लो इधर तो एक बार में हूं ना बेटा, सुधर जाओ रे सुधर जाओ, तो किसी दिन बहुत पिटेंगे ये लोग, मगर ये लोग नहीं मानेंगे। तो वैसे ही संबंध है, रिलेशन है सऊदी अरब का और ईरान का, कुछ भी हो जाए एक दूसरे से लड़ते भिड़ेंगे। अब यमन को करना था हमला सऊदी अरब पर, तो ईरान ने क्या करी, इसकी मदद करी। ईरान ने इनको तोप गोले बारूद ड्रोन सभी दे दिए। अभी इस हाउती विद्रोहियों ने इस पर ड्रोन के हमले जैसे ही करे इस प्रोडक्शन कंपनी पर, इस फैक्ट्री पर, तो भैया ये कर रही थी पेट्रोलियम का, क्या कर रही थी, उत्पादन कर रही थी। अगर जैसे ही हमले होंगे तो पूरी फैक्ट्री ध्वस्त ही हो जाएगी, और ध्वस्त हो जाएगी तो उत्पादन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अगर उत्पादन बाधित होगा तो आपूर्ति क्या हो पाएगी, आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। और विश्व में अगर आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो अभी हाल मैंने बताया नियम, मांग बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे। कुछ भी चीज की, पेट्रोल की अगर मांग बढ़ गई तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, अगर उसकी आपूर्ति कम हो गई तो भी भैया दाम बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हो गई, उत्पादन कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर ड्रोन से हमला कर दिया किसने, यमन में रहने वाले इन हाउती विद्रोहियों ने। तो भैया उत्पादन कम हो गया, आपूर्ति कम हो गई, और विश्व के लेवल पे पेट्रोलियम के दाम बढ़ने लगे। अगर दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो जाए तो क्या उसका असर पेट्रोलियम के दाम में पड़ता है? हाँ भैया हाँ, उसका एग्जांपल आप एक बार देखिए, खाड़ी युद्ध का नाम आपने सुना होगा। खाड़ी देश जो कहलाते हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, क्यों, क्योंकि ये खाड़ी के आसपास पाए जा रहे हैं। जब इनके बीच में युद्ध हुआ, समझाता हूं पृष्ठभूमि, एक पागल टाइप का व्यक्ति था वहां पर, अब पागल था तो पागल ही बोलूंगा ना, अच्छा थोड़ी ना बोलूंगा, यह सद्दाम हुसैन नाम का व्यक्ति, इसको चुल्ल मची थी कि मतलब दुनिया में शांति नहीं रहना चाहिए। तो उसने क्या करा, जाकर ये कुवैत एक छोटा सा देश है, यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन करता है, ये भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, जाकर आक्रमण कर दिया और जाकर अपनी सेना बहुत सारी जगह पर अधिकार जमा लिया। मगर फिर उस समय पर अमेरिका ने और बाकी देशों ने जो यहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। सद्दाम भैया तुम दाढ़ी वाड़ी तो सही से बना लेते हैं। हाँ, तो कुल मिला के है कि इन सभी दूसरे राष्ट्रों ने सोचा कि नहीं चलेगी, तो युद्ध हुआ। उस यूएसए के समर्थन में, नेतृत्व में बाकी देश थे और लड़ाई हुई इससे सद्दाम हुसैन से। हालांकि ये हार गया। और पीएससी यूपीएससी वालों को एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सा ऑपरेशन कहा गया था इसको, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया था। याद रखना, किसी भी प्रश्न में आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो बात समझना, जैसे ही इस सद्दाम हुसैन से लड़ाई करने के लिए बाकी सारे देश आ गए, सऊदी अरब आ गया, अलग अलग लोग आ गए, तो क्या करेंगे, तो बड़े बड़े फाइटर जेट छोड़े जाएंगे, सेना आएगी, फलाना आएगा। अरे भैया, आपके घर में अगर लड़ाई हो जाए, सारे लोग रोड पे लड़ने पहुंच जाएंगे, तो क्या घर में खाना बनेगा क्या? सारी मम्मी दादी सब बेलन लेके बाहर पहुंच गई है, पापा डंडे लेके बाहर पहुंच गए, घर में खाना बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यही लोग तो कर मजदूर के रूप में, सारे रूप में वहां पर प्रोडक्शन कर रहे थे। अब देश पर बात आई तो चल गए वहां पर सैनिक बन के, और सैनिक बन के चल गए, तो क्या प्रोडक्शन यहां पर हो रहा होगा इन देशों में? नहीं। इस युद्ध के कारण उत्पादन पर ऐसा असर पड़ा कि उत्पादन हो ही नहीं पाया। उत्पादन नहीं हुआ तो क्या विश्व में आपूर्ति होगी? भारत को अगर तेल चाहिए तो तेल मिल पाया होगा? नहीं मिल पाया होगा। अगर नेपाल को तेल चाहिए तो मिल पाया होगा? नहीं मिल पाया होगा। और आपूर्ति अगर बाधित हो रही है तो वही नियम, मांग बढ़ी तो दाम बढ़े, आपूर्ति कम हुई तो दाम बढ़े। तो विश्व में क्या हो गए? दाम बढ़ गए। और विश्व के सारे लोग बस एक ही बात को सोच रहे हैं, यह सब क्या हो रहा है संजय, ये सब क्या हो रहा है? मतलब लड़ ये रहे हैं, आपस में लड़ाई इनकी हो रही है, और समस्या किस पर आ रही है? हमारे भारत में बैठा हुआ एक आम आदमी, कोई रमेश बाबू हो सकता है, कोई छगन लाल हो सकता है, या कोई मगन लाल हो सकता है, उस पर असर पड़ रहा है, उसकी जेब कट रही है। बात आप समझ रहे हैं? तो युद्ध भी एक कारण है किसका? पेट्रोल के दामों को बढ़ाने का। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत किस प्रकार से निर्धारित हो रही है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज यहां पर बनाई जाती है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, 2010 से पहले सरकार एक रेगुलेटेड पॉलिसी बनाती थी। मतलब क्या? पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार के द्वारा तय किए जाते थे। जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते थे, सारे के सारे जनता के लोग सरकार का गला जाके पकड़ते थे कि भैया आपके हाथ में जब रेगुलेट करने की पॉलिसी है, डीजल के दाम आप जब तय करते हो तो ये बढ़ क्यों रहे हैं, आप ही कम करो। सरकार जब इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में आकर क्या कर दिया, इसको डीरेगुलेट कर दिया। अर्थात क्या बोल दिया कि भैया अब सरकार पेट्रोल के दाम तय नहीं करेगी, ये ग्लोबल मार्केट के आधार, अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर फ्लक्चुएट करने देंगे।
यदि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। यदि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम होते तो भारत में भी सीधा सीधा उसका इफेक्ट पड़ने लगेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल की नीति को डीरेगुलेट किया था, लेकिन 2014 में मोदी जी ने आके डीजल के दाम को भी डीरेगुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि अर्थात पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार तय नहीं करेगी, वो अंतरराष्ट्रीय कीमत के आधार पे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत है उसके आधार पे चेंज किया जा रहा होगा। जब देश ने ऐसी डीरेगुलेटेड पॉलिसी अपनाई तब उस टाइम पे क्या सिस्टम चलता था कि महीने की पहली तारीख को और 16 तारीख को अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम को फ्लक्चुएट या निर्धारित किया जाता था। बाद में देखा गया कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लूप होल सामने आते थे, तो 2017 से सरकार ने एक पॉलिसी को अपनाया जिसको नाम दिया गया डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम, जिसका मतलब क्या था, हर दिन सुबह 6 बजे ग्लोबल मार्केट के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तय किए जाएंगे। अर्थात सरकार ने क्या करा, यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया। बोले अब कोई भी सरकार के पास में जाके बोलेगा कि भैया तुम्हारे कारण से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार क्या कहेगी, भैया हमने तो इसका डीरेगुलेशन कर दिया गया, हमारे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है। 2010 के पहले हम करते थे, लेकिन 2010 के बाद में और डायनामिक प्राइसिंग जब हम अपना लिया तब हम अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार ही देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम तय करते हैं। यदि वो बढ़ेगा तो हम भी बढ़ा देंगे, यदि वो घटेगा तो हम भी घटा देंगे। अर्थात सरकार डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम लाके ये बता रही है कि भैया अगर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ना तो उसमें हमारा लेना देना नहीं है। भैया तुम और धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम तय करने के लिए सबसे मुख्य कारक अंतरराष्ट्रीय बाजार है, कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कीमत बढ़ेगी तो भारत में कीमत बढ़ेगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत घटेगी तो भारत में कीमत घटेगी। मगर भैया अभी जो एक घटना घटी, ये पकोड़े जैसा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आया, और जैसे ही ये दुनिया में आता है, कोरोना वायरस से याद आया, अगर आपने लव कुश की पाठशाला का पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देखिए। और हाँ, याद मत भूलना कि चाइना पापी है, पापी। हाँ, तो जैसे ही कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस आ रहा है, पूरी दुनिया में क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, हमारा बाहर निकलना बंद हो गया, हमारा सही से खाना पीना बंद हो गया, हमारा जो परिवहन था वो बंद हो गया, पर्यटन बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए। जहां किसकी खपत होती थी, पेट्रोल और डीजल की। मतलब अगर सारी चीज बंद हो जाएगी तो जो मांग थी पेट्रोल और डीजल की वो बढ़ेगी, घट गई। और मांग घट गई तो अभी नियम के अनुसार क्या बताया, मांग बढ़ती है तो दाम बढ़ते हैं, मांग घटती है तो दाम घटते हैं। तो भैया जब कोरोना आया तो विश्व में $20 प्रति बैरल, इतने दाम कम हो गए क्रूड ऑयल के, इतने दाम कम हो गए कि $20 प्रति बैरल को अपने को पेट्रोलियम मिल रहा था, भारत को या पूरे विश्व को। मगर फिर काहे नहीं भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इसका यह है कि अंतरराष्ट्रीय रीजन, अंतरराष्ट्रीय बाजार मेन रीजन नहीं है, कुछ और रीजन है, कुछ और गड़बड़ है दया। तो उस गड़बड़ की पड़ताल आज हमको करना है कि भैया काहे नहीं कम हो रहे पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में। अब दया पहुंच चुका है इस गड़बड़ की पड़ताल करने के लिए। आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वर्तमान में एक बैरल पेट्रोलियम का जो दाम है वैश्विक स्तर पर वो $73 है, डॉलर के रूप में मापा जाता है। और अगर हम जानते हैं कि $1 लगभग अभी कितने रुपए का है, 74 रुपए का है। और अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक बैरल में कितने लीटर आते हैं, 159 लीटर। अगर 159 लीटर को और इस थ्योरी को अगर देखें तो लास्ट में अपने सामने जो 1 लीटर कच्चा तेल का दाम भारत में रुपए में पहुंच पाता है वो होता है लगभग 34 रुपया मात्र। बात आप समझ रहे हो। फिर ऊपर से अगर इसके ऊपर अपन कुछ चार्जेस लगा लें, जैसे कि भाड़ा जो भी शिप से आ रहा है या कुछ लॉस हुआ है, जो बीमा हुआ है, इसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप वाले डीलर होते हैं इनका कुछ चार्ज होता है, बहुत ही कम प्रतिशत होता है। और रिफाइनरी में जो खर्चा लगा है प्रत्येक लीटर पर, उसका चार्ज ऐड कर दो तो वो 8 से 9 रुपए तक का होता है मैक्सिमम या मिनिमम। तो कितना आया पेट्रोल का दाम 1 लीटर भारत में आज, 43 मात्र। देखो जरा इसका चेहरा, ये भी हैरान हो गया है, मैं भी हैरान हो गया था, आप भी हैरान हो जाओगे। जिस पेट्रोल को हम वर्तमान में 109 रुपए में खरीद रहे हैं उसका सही चार्ज कितना है भारत में, केवल 43 रुपया। फिर भैया ये समस्या, ये जो परिवर्तन है, इतना जो अंतर है कि 109 में से अगर मैं माइनस करूं कितने को, 109 में से अगर मैं माइनस करूं 43 को तो वापस क्या बचता है, 66 रुपया। 66 रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये 66 इंच का सीने का भार हम पर कौन लाद रहा है, मोदी जी कौन लाद रहा है और क्यों लादा जा रहा है, जरा मोदी जी से ही पूछ लेते हैं कि इसके पीछे का कारण कौन है।
मोदी जी जरा बताइए तो। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो उसका कारण है जो हमारे सामने आया है, उसका नाम है टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं कर, या मूवी में देखा होगा 3 गुना लगान। आज भी सरकार, ये अंग्रेजी सरकार थी और ये हमारी ही सरकार है। और कितना चार्ज ले रही है? जो बेस प्राइस था वो कितना था? 43 था। मगर जो हम आज कल पैसा दे रहे हैं, जो चुका रहे हैं पेट्रोल के दाम पर, वो 109 है। तो 66 रुपया क्या है? टैक्स है। जैसे ये लोग 3 गुना लगान दे रहे थे, हम भी आज बहुत सारा लगान दे रहे हैं। और इसी लगान के कारण, इसी टैक्स के कारण वर्तमान में 110, 100, 109 तरह के पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े दाम हमारे सामने देखने मिल रहे हैं। तो मेन कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का हमारे सामने आया कि टैक्स है भैया, टैक्स। और मोदी जी ने भी तो बताया कि भैया सरकार दाम बढ़ा रही है पेट्रोल डीजल के। एक बार जरा देखिए सरकार दाम कैसे बढ़ाती है। आपके सामने शब्द है टैक्स, यहां पर लिखा हुआ है 2014 में केंद्र सरकार हर किसी भी जो वस्तु उत्पादित होती है उस पर एक टैक्स लगाती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्या कहते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। यह एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो बात समझना, 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले 9 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगाया जाता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मगर हमारे बाद में इतना विकास हो गया कि यही जो 9 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स था, अब वो 9 से बढ़कर कितना हो गया? 32 हो गया भैया, 32 लीटर पेट्रोल। अगर अब ये कहूं मैं, मोदी जी यहां पर जब ये टैक्स कम लगता था तब रसोड़े में कौन था? सॉरी, रसोड़े में नहीं, माता माफ करिएगा कोकिला माता जी, सरकार में कौन था? तो सरकार में मनमोहन सिंह जी थे। मगर आपने तो एक बात कही कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर भैया जो ये सिस्टम हमारे सामने आ रहा है पेट्रोल और डीजल पे, जो आप 32 रुपए अब टैक्स लगा रहे हो, यही 32 रुपए टैक्स की तो मार हमारे सर पर पड़ रही है। और इसी के कारण जो पेट्रोल है वो आसमान की ऊंचाइयों में और ऊपर जहां उसे कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, पहुंच गया है। तो जो असली रीजन है हमारे यहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ने का, वो भैया अंतरराष्ट्रीय मार्केट ना ही है। वो कौन है? हमारा देश, हमारी सरकार और हमारा ही ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स, या जिसको कर या लगान कहा जाता है। क्या बात समझ रहे हैं आप? तो भैया भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असली रीजन इंटरनेशनल मार्केट नहीं था, भारत था। भारत की सरकार थी और सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स था। तो भैया यही अपने घर का मामला ही हमको चूस रहा है। इसलिए सब आम आदमी आज सोच रहे हैं कि छल हुआ है हमारे साथ, छल हुआ है। तो जो छल हुआ है हमारे साथ में, उसके पीछे का कारण क्या था? टैक्स सिस्टम। तो एक बार हम भारत के टैक्स प्रणाली को समझ लेते हैं। भैया आपने हमेशा सुना होगा कि 2 प्रकार के टैक्स होते हैं भारत में। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो तुम पर थोपा जाएगा और तुमसे ही खींचा जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स। अगर वो तुम पर थोपा जाए मगर तुमसे डायरेक्टली नहीं लिया जाए, तुम्हारे माध्यम से किसी और से लिया जाए, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप बिस्कुट खाते हैं तो बिस्कुट पे सरकार टैक्स लेती है बनाने वाली कंपनी से, मगर बनाने वाली कंपनी कंज्यूमर को बेच रही है, कंज्यूमर उसको पैसा दे रहा है, फिर इनडायरेक्टली रूप से सरकार के पास पैसा आ रहा है। आप डायरेक्ट सरकार के पास लेने देने नहीं जा रहे। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है? आयकर। मेरी इनकम पे जो सरकार मुझसे डायरेक्ट लेगी, आयकर। निगम कर मतलब जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं उनकी कुछ ना कुछ इनकम होगी और उनसे ली जाएगी, उसको कहते हैं निगम कर। मगर एक शब्द समझना है हमको यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने लिखा है प्रगतिशील कर होता है डायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पर शब्द लिखा है प्रतिगामी होता है। क्या अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के? प्रगतिशील और प्रतिगामी में बात समझना, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह हैसियत के हिसाब से, या ये जो प्रगतिशील कर होता है वह आय के हिसाब से लगता है। मतलब जिसकी आय ज्यादा होगी उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, जिसकी आय कम होगी उस पर टैक्स कम लगेगा। मतलब नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी भैया थोड़ी वर्षा हमारे ऊपर भी कर
दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ नीता अंबानी जी और ये अनिल अंबानी के पास खतरनाक तरह का सा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा है तो इन पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। टैक्स लेकर क्या करते हैं, बाकी दूसरी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को फायदा देते हैं। मगर शब्द यहाँ पर है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले करी थी। वेट, जिसकी बारे में बात अपन करने वाले हैं, राज्य सरकार लगाती है, या जीएसटी, जिसके माध्यम से अभी बहुत हल्ला मचा हुआ था। तो बात समझना, ये प्रतिगामी क्यों होता है, क्योंकि ये वाला जो टैक्स था डायरेक्ट, ये इस अंबानी जी पर और साधारण आम आदमी पर, ये है ना आम आदमी, इनसे ज्यादा आम आदमी कौन होगा भारत में भैया, तो आम आदमी पर और अंबानी पर अलग अलग प्रकार से लगता है, अलग अलग मात्रा में लगता है, तो वो होता है डायरेक्ट। मगर ऐसा कर जो दोनों में, बड़े लोगों पर और आम आदमी पर बराबर मात्रा में लगे, इस पर भी सेम मात्रा में लगे और आम आदमी पर भी सेम मात्रा में लगे, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए उसको बोला जाता है प्रतिगामी कर। तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि पेट्रोल और डीजल पे क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है कि इनडायरेक्ट। तो आप सभी के सामने मैंने दोनों की परिभाषा बता दी, तो आंख बंद करके कोई भी बता देगा कि क्या लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में ही आ रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वेट जो राज्य सरकार लगाती है। तो एक बार समझ लेते हैं कि कौन से दो टैक्स लग रहे हैं और किस प्रकार से सरकार इस पर टैक्स लगाती है। तो शब्द समझना, पेट्रोल और डीजल पर एक केंद्र सरकार टैक्स लगाती है और एक राज्य सरकार टैक्स लगाती है, जिसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको, पेट्रोल के दाम बढ़ने का। केंद्र सरकार लगाती है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो अभी 32 रुपए के आसपास हो गई थी ना, 9 से 32, वही वाला मामला। इसको लगा रही है कौन, केंद्र सरकार। और राज्य सरकार लगाती है वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल नहीं आते। जीएसटी में राज्य और केंद्र सरकार के, अगर आपने पढ़ा होगा तो दोनों के टैक्स क्या हो गए, मिक्स हो गए। एक लगता है टैक्स ना अलग से राज्य सरकार ना अलग से केंद्र सरकार, मगर क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में शामिल नहीं है तो केंद्र अलग लगाता है, राज्य अलग लगाते हैं, और हर राज्य सरकार अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग मात्रा में लगाती है। इसलिए हर स्टेट में पेट्रोल और डीजल के दामों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दामों में अंतर पाया जाता है। बात समझना कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो लीटर के हिसाब से लगता है, 1 लीटर पर इतना लगेगा, और ये जो वेट होता है वो लगता है परसेंटेज के हिसाब से, है कि जितना ज्यादा महंगा ये केंद्र सरकार करेगी उतना ही फायदा लगेगा राज्य सरकार को, और वेट बढ़ता जाएगा। तो दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक मजे की बात आपको बताता हूं मैं कि पेट्रोल और डीजल पर सरकार टैक्स ऑन टैक्स भी लगाती है, जिसको कहते हैं सेस। सेस का मतलब क्या है, सामान्य भाषा में समझो कि जब विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे कि आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, जैसे आपको कोरोना के लिए कोई योजना बनानी है, जैसे आपको कृषि का विकास करना है, तो इन विशेष उद्देश्यों के लिए जब कोई टैक्स लगाया जाता है, कहां पर, ये ऑलरेडी लग रहे हैं उत्पाद शुल्क डीजल पेट्रोल पे, उसके अलावा विशेष उद्देश्यों के लिए जब टैक्स लगाया जाएगा उसको कहते हैं सेस। मगर यहां पर ये केंद्र सरकार की कभी कभी चालबाजी भी होती है। कैसी चालबाजी, पीएससी और यूपीएससी के लिए प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी है कि 14वां फाइनेंस कमीशन जो था, वित्त आयोग था, उसने एक बात कही थी कि वो कहती है कि केंद्र सरकार को जो टैक्स मिलता है, क्या मिलता है, केंद्र सरकार को जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका लगभग कितना प्रतिशत, उसका लगभग 42% केंद्र सरकार को बांटना पड़ेगा राज्य सरकारों को। किसको, राज्य सरकारों में बांटना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात आपको बताता हूं कि सेस से जो कलेक्शन होता है ना, उसको नहीं बांटना पड़ता। तो केंद्र सरकार कभी कभी चालबाजी करती है कि ये वाले दाम तो क्या कर देती है, टैक्स को कम कर देती है, मगर सेस को बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि उनको राज्य सरकार को ना देना पड़े। तो आज वर्तमान में भी एक सेस लग रहा है, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, मतलब कृषि के विकास के लिए। याद रखना, कृषि के विकास के लिए पेट्रोल पर और डीजल पर दोनों पर सेस लगाया जा रहा है। एक पर 2 रुपए है, एक पे आधे रुपए के आसपास में, देख लीजिएगा। तो पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में इन तीनों टैक्स के कारण ही बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला वेट, और केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला एक और सेस। भैया इतना सारा आम आदमी पर लोड डाल दिया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वेट, सेस। अब तो हमारी आपसे इतनी ही विनती है, सरकार से कह दीजिएगा बहुत हुआ विकास महोदय, अब ना कीजिए। ये सभी नीति विरुद्ध है भैया, नीति विरुद्ध है। नीति विरुद्ध नहीं है, यही राजनीति है। मैं आपको समझाता हूं। आप चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी सरकार लोक कल्याण करना स्टार्ट कर दे, फ्री में शिक्षा भी बांट दे, कोरोना आ गया तो फ्री में वैक्सीनेशन भी चालू कर दे, मुफ्त इलाज भी कर दे, मुफ्त में राशन भी बांट दे, आयुष्मान
योजना भी चला दे तो क्या सरकार के पास में, मोदी जी के पास में क्या झाड़ लगे हुए हैं पैसों के कि वहां से तोड़ेंगे और सरकारी योजना चालू कर देंगे? आप ये भी चाहते हैं जब पाकिस्तान रूल पुल करेगा तो जाके सर्जिकल स्ट्राइक करें, भारत को ताकतवर बनाने के लिए राफेल विमान खरीद लें जिसमें बहुत पैसा लगता है। तो ये पैसा आएगा कहां से? अर्थात सरकार अपनी योजनाएं तभी ना चला पाएंगी जब उसके पास में पैसा होगा, और पैसे का मेन स्रोत तो जनता का टैक्स ही है। अगर जनता टैक्स नहीं देगी तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सरकार योजनाएं नहीं चला पाएगी। अच्छा, टैक्स लेगी सरकार तो भी सरकार का गला पकड़ोगे तुम, और सरकार योजना नहीं चला पाएगी टैक्स ना देने के कारण तो भी सरकार का गला पकड़ोगे तुम। तो कुछ एक चीज डिसाइड कर लो ना भैया, या तो सरकार टैक्स ले या नहीं ले। अगर नहीं लेगी तो योजनाएं भी नहीं चला पाएगी क्योंकि पैसा ही नहीं है उसके पास में खुद से। तो क्या करना है ये बता दीजिए आप हमको। अरे भैया, तुम बोल रहे हो कि सरकार के पास कोई पैसों का झाड़ नहीं है, मान लिया मैंने, मगर हमारे पास तो कामधेनु गाय है ना, कि मतलब हम जाते हैं, हे माता कामधेनु हमको थोड़ा 8 लीटर पेट्रोल डीजल दे दो, वो हमको दे देंगी, है ना। और अगर हमको पैसों की जरूरत है हम कामधेनु गाय से बोलेंगे, वो दे देंगी। जैसे सरकार को भी नुकसान हुआ है तो भैया आम आदमियों का भी तो धंधा बंद हो गया कोरोना के कारण। हम व्यापार नहीं कर पा रहे, हम चीजें नहीं कर पा रहे, ऊपर से खाने का खर्च तो लग रहा है, बच्चों की फीस तो हमको भरना पड़ रही है, और आपने और डाल दिया पेट्रोल और डीजल का भार। कहां से लाएंगे हम पैसा? और आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, ये भैया ये ठेला लगाते थे पानी का, पानी पूरी का, गुपचुप का। अब अगर लॉकडाउन के कारण ये ठेला नहीं लग रहा तो इनके पास पैसे कहां से आएंगे? पैसे कहां से आएंगे तो फिर कहां पैसे दें, कहां पैसे दें? एक तो इनके पास ऑलरेडी समस्या है, कितनी अच्छी पानी पूरी बनाना है, लड़कियां इनको भैया बोलती हैं, देसी तो एक बात से परेशान है, ऊपर से आपने डीजल और पेट्रोल का मामला डाल दिया है ना। और ये पानी पूरी से याद आया कि लड़कियां बड़े मिस कर रही होंगी लॉकडाउन में पानी पूरी, है ना। किस किस के मुंह में पानी आया पानी पूरी को देखकर। आज की स्थिति देखकर मेरे मन में केवल एक ही विचार आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव है या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण कर लिया जाएगा, और अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सरकार मनमोहन सिंह जी की है या मोदी जी की, जनता तो भैया बेचारी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई तो प्याज के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, और अगर सरकार मोदी जी की होगी तो पेट्रोल और डीजल की मार हम पर पड़ेगी। अरे भैया, सरकार की मंशा नहीं होती कि वो जनता को लूटे, सरकार भी चाहती है वो जनता का कल्याण करे। सरकार को मजा नहीं आ रहा है टैक्स का भार आरोपित करने में। मेरे पास में एक लॉजिक है कि सरकार टैक्स ज्यादा क्यों ले रही है। आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब उन्होंने बहुत सारा ऑयल कंपनियों से ऑयल खरीदा था, लेकिन उस समय उनके पास में पैसा नहीं था कैश में, तो उन्होंने कंपनी को क्या किया था, ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया था। क्या कहा था कि भैया आज हमारे पास पैसा नहीं है तो एक काम करो, हम आपको एक विश्वास पत्र दे रहे हैं एक बॉन्ड के नाम से, जिसको कहा गया पेट्रोलियम बॉन्ड, तो आप इस बॉन्ड को रख लीजिए, जब इसकी मैच्योरिटी डेट होगी तब हम आपको नगद पैसा दे देंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है भैया, मनमोहन सिंह सरकार चले जाती है, मोदी सरकार आ जाती है। अब बात यहां पर निकल के आती है, ऑयल कंपनियों से जो ऑयल लिया था और उसका पेमेंट सरकार ने नहीं किया था, मनमोहन सिंह सरकार ने, अब उसकी मैच्योरिटी डेट यहां पर कंप्लीट हो गई। अब वो ऑयल कंपनीज मोदी सरकार को कह रही है, भैया आपकी पुरानी वाली सरकार ने, उन ऑयल कंपनीज को नहीं पता ना कि कौन सी सरकार मोदी जी की है, कौन सी मनमोहन सिंह की, उनके लिए तो भारत की सरकार है भैया। भारत की सरकार से आके बोल रहे हैं कि तुमने जो ऑयल लिया था उसका पेमेंट पहले नहीं किया था, अब उसका पेमेंट करो। अब मोदी सरकार को कोरोना के जो परिणाम है उससे भी निपटना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, और जो पिछली सरकार ने पेमेंट नहीं चुकाया था उसको भी चुकाना है, जिसको कहा जा रहा था पेट्रोलियम बॉन्ड। तो सरकार कहां से पैसा लाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए सरकार टैक्स लगा रही है ताकि उसके पैसे से सरकार पुराना ड्यू पेमेंट भी चुका सके और आने वाली योजनाओं को भी सुचारू रूप से चला सके। भैया सरकार को इतना सारा टैक्स लगाने में मजा नहीं आ रहा है, उसकी भी मजबूरियां हैं, उसको भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। सरकार भी अंततः जनता की भलाई करना चाहती है, क्यों? क्योंकि जनता के सहयोग से ही सरकार बन के सामने आती है। अगर आप सभी को भी लगता है कि सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं गलत किया हुआ है, पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने जबरदस्ती मनमाने रूप से नहीं बढ़ाए हैं, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके सरकार का सहयोग दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी के लिए सही नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सारे लोग कि गलत बात है सरकार की, सरकार को ये टैक्स का दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना चाहिए। हम आम आदमी पर ही भार क्यों पड़े, उसका कुछ और सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला जा सकता? अब देखो, आरोप लगाने की परंपरा तो चलती रहेगी कि सरकार ने गलती कर दी, सरकार के कारण पेट्रोल महंगा हो गया, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के कारण हो गया। अब हमको उसमें नहीं जाना है, हमको ढूंढना है सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या है जिससे जनता राहत की सांस ले सके। तो पहला सॉल्यूशन मैं आपके पास में लेके आ रहा हूं, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार यदि पेट्रोल और डीजल को
को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लेगी। आप सभी जानते हैं कि जीएसटी की जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट है वो है 28%। अर्थात यदि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगने लगेगा और उस पर यह प्रतिशत का हम टैक्स सरकार को देने लगेंगे तो यहां पर मैं नहीं, एसबीआई की एक कमेटी कह रही है कि भैया पेट्रोल के दाम 84 रुपए प्रति लीटर जाएंगे, साथ ही डीजल के दाम 77 रुपए प्रति लीटर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स ले रही है, राज्य सरकार अपना अलग टैक्स ले रही है, लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू हो जाएगा तब पेट्रोल के ऊपर सिंगल टैक्स लगेगा। अभी आपको पता है सरकार हमारे पेट्रोल डीजल पे कितना टैक्स ले रही है? लगभग 68%। भैया ये जीएसटी का 28% तो इससे बहुत कम है। अगर कम है तभी तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो पाएंगे। तो क्या आपको जीएसटी का सॉल्यूशन सही लग रहा है? अगर सच में पेट्रोल के ऊपर जीएसटी आ गया, सच में पेट्रोल के दाम इतने कम हो गए तो हमारी जनता खुशी से कहेगी गोविंदा की तरह, भैया इतनी खुशी हमें आज तक नहीं हुई। पर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर रखना संभव ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों का जो बहुत बड़ा राजस्व आता है वो शराब और पेट्रोल से आता है। अगर भैया जीएसटी के बाद में राज्य सरकारों के हाथ कट गए हैं, उनके पास आय के ज्यादा साधन नहीं है, अगर ऊपर से पेट्रोल और डीजल को भी हटा दोगे, जीएसटी में ला दोगे, तो राज्य सरकार तो भैया दिवालिया ही हो जाएगी। देखो बड़े कितने परेशानी में लग रहे हैं केजरीवाल जी, अपने शिवराज सिंह चौहान जी। अरे योगी जी तो ज्यादा ही परेशानी में, और ममता दीदी की तो बात ही नहीं करना है अपन को। सॉल्यूशन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आजकल जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें अपन या तो पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं। अगर हम ऐसी गाड़ियों का उपयोग ज्यादा करने लगे जिस पर पेट्रोल और डीजल की जगह किसका उपयोग किया जाए? बिजली का उपयोग किया जाए, इससे चार्ज हो जाए गाड़ी। तो अगर बिजली का उपयोग करेंगे तो पेट्रोल और डीजल की मांग क्या हो जाएगी? मांग कम हो जाएगी। और वही नियम, मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, मांग कम होती है तो महंगाई कम होती है। तो मांग कम हो जाएगी तो भैया पेट्रोल और डीजल की अपने आप ही दाम कम हो जाएंगे और एक अच्छा रास्ता हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम अपने एनर्जी बास्केट में फॉसिल फ्यूल के मात्रा को कम कर दें और ग्रीन एनर्जी को ज्यादा प्रमोट कर देंगे तो भी फायदा होगा। कैसे? अगर जो बिजली आज हमारे सामने बन रही है वो बिजली कैसे बनती है? ये थर्मल प्रोजेक्ट से बनती है। अगर इस बिजली को हम कुछ हरित ऊर्जा से, जिसमें सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, अगर इनका उपयोग किया जाए और इसके माध्यम से बिजली ज्यादा बनाई जाए और फिर इसी बिजली का उपयोग कर लो कहां पर? अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, तो भैया पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हो ही रहे हैं, साथ में जो इससे प्रदूषण फैल रहा था और प्रदूषण से पूरी दुनिया हाहाकार मचा रही थी, अब वो भी मात्रा कम हो जाएगी और हमारे पास हरित ऊर्जा आएगी और हमारा विश्व सतत विकास की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन यह है कि भारत को अपने यहां पर पेट्रोलियम के नए नए भंडार खोजने चाहिए। वर्तमान में कुछ एक भंडार हैं, जैसे असम का डिगबोई क्षेत्र, यहां पर खंबाती खाड़ी गुजरात के पास में, बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं। अगर हम नए नए भंडार देखेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो महंगाई जो है पेट्रोल और डीजल के दामों की वो कम हो जाएगी। क्या एक सॉल्यूशन यह भी सोचा जा सकता है, जैसे ये है ओएनजीसी, अगर ये नए नए देशों में जाकर एक्सप्लोरेशन करे पेट्रोलियम का तो भी फायदा हो सकता है। एक फैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए कि ईरान ने उसकी जो गैस फील्ड है, फरजाद गैस फील्ड, वो भारत को एक्सप्लोरेशन करने के लिए दी है। कभी भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। एग्जाम से एक बात मुझे ध्यान आई है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आप भी कॉडल एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो लोग इंदौर नहीं आ पा रहे हैं ना, वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कॉडल एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन करें, सारी जानकारी लें और जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, उस ऑनलाइन क्लासेस में हम दोनों भी आपको पढ़ाएंगे। एक सोल्यूशन और है मेरे पास में कि भारत को अपनी एसपीआर क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आप समझते हैं एसपीआर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। हम बार बार देख रहे होते हैं कि भैया जिन देशों के पास में पेट्रोलियम के भंडार हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री, वहां पर कुछ ना कुछ युद्ध चल रहे हैं, कुछ टेंशन चल रही हैं। जब वहां पर युद्ध होगा, टेंशन होगा, तो क्या वो भारत को एक्सपोर्ट कर पाएंगे ऑयल का? नहीं कर पाएंगे। यदि मान के चलिए भारत को अगर उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो भारत का कैसे कल्याण हो पाएगा? भारत कैसे सर्वाइव कर पाएगा? जैसे हमारे घर में
पानी आता है ना, लेकिन पानी कभी कभी नहीं आया तो हम एक रिजर्वायर बना लेते हैं, एक टंकी बना लेते हैं जिसमें इमरजेंसी के लिए हम उसमें भर के रखते हैं पानी कि भैया जब पानी नहीं आएगा, नल नहीं आएगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। तो क्या भारत को ऑयल के रूप में भी ऐसी क्रियाविधि अपनाना चाहिए? इसी को सोचते हुए भारत ने रिजर्वायर बनाना अर्थात स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना स्टार्ट किया था। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में 3 जगह पर पेट्रोलियम रिजर्व का निर्माण किया गया है। पहला विशाखापट्टनम में जिसकी क्षमता है 10 मिलियन बैरल को धारण करने की। आप एक और देख पा रहे होंगे कर्नाटक के पादुर क्षेत्र में जिसकी क्षमता है 15 मिलियन बैरल को धारण करने की। तीसरा कर्नाटक के ही मैंगलोर में हमने इसको बना के रखा है कि हम बहुत सारा पेट्रोल बाहर से मंगवाएंगे और यहां पर पेट्रोलियम के रूप में, कच्चे तेल के रूप में उसको संरक्षित रखेंगे, यूज नहीं करेंगे। जब इमरजेंसी आएगी तब हम इसकी खपत प्रारंभ करेंगे, तब इसका उपयोग करना हम प्रारंभ कर रहे होंगे। जब कैलकुलेशन किया गया कि विश्व के देशों के पास में कितनी एसपीआर की क्षमता है तो देखा जाता है कि भैया यूएसए के पास में इतना सारा रिजर्वायर की क्षमता है कि वो 42 दिन तक अगर उसको पेट्रोल डीजल ना भी मिले तो वो सर्वाइव कर जाएगा। हम चाइना को देखेंगे तो 50 दिन तक बिना किसी इंपोर्ट के चल जाएगा। और लेकिन जब भारत की बात आती है तो हम देखते हैं यदि हमें पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद हो जाती है तो हम सिर्फ 12 दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन 13वें दिन हम भी हाहाकार करने पड़ेंगे। तो एक बात यहां पर ध्यान रखना है, यदि भारत को विश्व शक्ति बनना है, ग्लोबल पावर बनना है तो ऊर्जा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। या तो आप देश के अंदर पेट्रोलियम के भंडार खोजें या भारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता और बढ़ा ले ताकि कभी हमारे पास पेट्रोल की आपूर्ति ना हो तो भी भारत को बहुत ज्यादा समस्या ना झेलनी पड़े। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, विश्व स्तर पे ऑयल को मापने के लिए 2 मानक चल रहे होते हैं। पहला देखा जाता है WTI जिसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, अर्थात इसका मतलब है कि अमेरिका के टेक्सास क्षेत्र के आसपास में मिलने वाला जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसका नाम रख दिया जाता है WTI। और दूसरा होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, अर्थात मिडिल ईस्ट के आसपास में जो क्रूड ऑयल मिल रहा होता है, भारत जिसको मंगवा रहा होता है उसका नाम दिया जाता है, उस मानक को नाम दिया जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो आज हमने लवकुश की पाठशाला में जाना कि भारत में मिलने वाला पेट्रोल और डीजल पर अंतरराष्ट्रीय बाजार कैसे असर करता है और भारत सरकार का रोल उसमें क्या होता है। और साथ में हमने इतने सारे सॉल्यूशन भी देखे कि जिससे जनता के पास में कम दाम पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए। अभी जाना नहीं है, जाने से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स में उनका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, ओपेक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, कच्चे तेल की कीमत का निर्धारण ओपेक देशों द्वारा किया जाता है। ओपेक का मुख्यालय क्या वियना में है? ओपेक समूह में केवल मध्य एशिया के देश शामिल हैं। और पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है उसको छांटकर A, B, C या D में से छांटकर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? चाइना है, जापान है, अमेरिका है या अपना महान भारत है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके सही आंसर हम यहां पर नहीं बताएंगे, सही आंसर जानने के लिए आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और वहां जाकर डिस्क्रिप्शन के साथ में सही आंसर को जान लीजिए। हमारा आप सभी को धन्यवाद।